ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 14 चरण रणभीषण में और इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग निकल कर सामने आ रही है। देश में दोपहर 1 बजे तक 40.32% हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 51.87% पड़े वोट, तो वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे कम 23.57% हुई वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 39.68% डाले गए वोट। आंध्र प्रदेश में 1 बजे तक 40.26% वोटिंग। बिहार की बात करें तो बिहार में अब तक 34.44% वोट पड़े हैं। वहीं झारखंड में 43.80% मतदान अब तक दर्ज किया गया है। दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 48.52% डाले गए वोट, तो वहीं महाराष्ट्र में अब तक 30.85% हुई है वोटिंग। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 39.30% हुआ है मतदान। तो अलग अलग राज्यों से जिस तरह से मत प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है, वो मत प्रतिशत आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। चौथे चरण में देश के 10 राज्यों में 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में दोपहर 1 बजे तक जो वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया है, औसतन वोट की बात करें पूरे देश में तो लगभग 44% तक वोट पड़ा है। दोपहर 1 बजे तक का ये टर्नआउट निकलकर सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि शाम 6 बजे तक मत प्रतिशत कहां पहुंचता है। उम्मीद ये की जा रही थी चुनाव आयोग के द्वारा और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा जिस तरह से अपील की जा रही थी, माना जा रहा था कि धीरे धीरे चरण आगे बढ़ते हुए वोट प्रतिशत में सुधार दर्ज किया जाएगा, लेकिन शाम 6 बजे तक जो आंकड़े आएंगे उसके बाद ही इस पर मुहर लगाई जा सकेगी। पिछले 2019 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब तक 3 चरणों में जो मतदान हुआ है उसमें 4 से 5% तक गिरावट वोटिंग टर्नआउट में दर्ज की गई है। पिछली बार जहां 69 से 70% तक 2019 में मतदान हुआ था पहले, दूसरे और तीसरे चरणों में, तो वहीं 2024 की बात करें तो पहले, दूसरे और तीसरे चरणों में लगभग 66% औसतन वोट दर्ज किया गया है। अब देखना ये होगा कि चौथे चरण में क्या कुछ बदलाव निकलकर सामने आता है। 2019 की बात करें तो चौथे चरण में 2019 में लगभग 69% मतदान पूरे देश में दर्ज किया गया था। इंतजार उसके लिए करना होगा, लेकिन 1 बजे तक के आंकड़े आपके सामने बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 40%, बिहार में करीब 34%, जम्मू कश्मीर में करीब 23%, झारखंड में करीब 43%, तो मध्य प्रदेश में करीब 48% वोट पड़ा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 30% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। ओडिशा में करीब 39%, तेलंगाना में करीब 40% और उत्तर प्रदेश में करीब 39% वोट दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, 51% लगभग वोट दर्ज किए गए हैं। औसतन 40% वोट पूरे देश में पड़ा है, लेकिन और इसी बीच इलेक्शन ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक करीब 39.68% पड़े वोट। सीतापुर में अब तक सबसे अधिक मतदान 42.65%, वहीं शाहजहांपुर में सबसे कम 36.34% वोटिंग दर्ज की गई है। अकबरपुर में 1 बजे तक 38.20% मतदान, तो वहीं बहराइच में अब तक 40.68% वोट पड़े हैं। धौरहरा की बात करें तो करीब 43% वोटिंग उत्तर प्रदेश में धौरहरा सीट पर मतदाताओं ने अभी तक दिखाई है, तो वहीं इटावा में करीब 37.68% मतदान दर्ज किया गया है। फर्रुखाबाद में 40.39%, तो हरदोई में अब तक 39.45%। तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों का ये आंकड़ा है। कन्नौज में 1 बजे तक 43.14% मतदान दर्ज किया गया। कानपुर में अब तक 33.84% वोटिंग हुई है। जिस तरह से अलग अलग जगहों पर कानपुर में ईवीएम खराब होने का संदेश मिल रहा था, उसका असर वोटिंग प्रतिशत पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। मिश्रिख में 38.94% वोट अब तक डाले गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का आंकड़ा आपके सामने। उन्नाव में करीब 38% वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक करीब 39% वोट दर्ज किया गया है। 39.68% ये मतदान का औसत उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर। शाहजहांपुर में सबसे कम तो सीतापुर में सबसे अधिक अभी तक वोटिंग हुई है। कन्नौज पर भी अच्छी वोटिंग देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि अखिलेश यादव को लेकर कन्नौज की जनता बाहर निकल रही है। देखना यह होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत कन्नौज में भी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। धौरहरा में अब तक 43.25% पड़े हैं वोट। तो अलग अलग सीटों का यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है।
राज्यों की बात करें तो अब तक 40% तक वोट पड़े हैं। शाम 6 बजे तक के आंकड़े का आप सभी को इंतजार रहेगा। चुनाव आयोग के द्वारा जो तमाम कोशिशें और कवायद की जा रही हैं, क्या उसका कोई असर भारतीय मतदाताओं पर पड़ रहा है? इसका असर और इसका नतीजा शाम 6 बजे तक पता चलेगा। तो अलग अलग वोट प्रतिशत के साथ ही साथ जो आंकड़ा 1 बजे तक आ रहा है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सैयद रिजवान अब्बास, संवाददाता, हमारे साथ इसके अलावा शाहजहांपुर से बने हुए हैं, और राम जी, संवाददाता लखीमपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राम जी, आपका रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें तो 1 बजे तक जो वोट प्रतिशत आया है, उसके बाद क्या कुछ उम्मीद की जा रही है, और दूसरी तरफ किस पार्टी का पलड़ा आपको हावी नजर आ रहा है? प्रियंका, आपको बता दें, जिस तरीके से सुबह बारिश हुई थी, आधे घंटे की बारिश में एकदम से जो मतदान को जो है बिल्कुल रोक दिया था, उसके बाद जबरदस्त बारिश देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम, जिस तरीके से गर्म मौसम था, गर्म मौसम में नमी आई, उस समय धूप निकली, तो इस तरीके से मौसम भी ठीक ठाक रहा। अगर बात की जाए तो जो धौरारा है, लखीमपुर खीरी है, इसमें 43% दोनों में आया है, 42-43 आया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो युवा वोटर है, जो पहली बार भी कई ऐसे वोटर हैं डालने आए थे, जो बड़ी दूर दूर से लोग आए थे, तो ज्यादा बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लड़के हैं, युवा वोटर हैं, उन्होंने वोट किया है। वोट भारत के लिए, अच्छी सरकार के लिए उनका ये कहना है कि जो हमने वोट किया है, अच्छी सरकार आए, भारत का नेतृत्व बढ़िया करने वाला हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटरों की संख्या बढ़ रही है, और हम जहाँ खड़े हैं, ये सदर स्कूल का सिविलियन विद्यालय है, और बाकायदा ये कलेक्ट्रेट परिसर के पड़ोस में है, बाकायदा शहर के बीचों बीच में। और जो यहाँ का जो वोटर है, शहर का बड़ा वोटर सबका देखा जाता है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं कि जो वोट डालने हैं। सर, आपने वोट डाला है, कैसे डाला है, क्या सरकार के लिए डाला है? हमने वोट डाला है और मोदी जी के लिए हमने वोट किया। लेकिन इनका कहना है कि मोदी जी के लिए किया है। वही आप बात कर लेते हैं। देखिए, युवा वोटर है, क्या आपने पहली बार वोट डाला है? क्या नाम है आपका? अदीबा। अदीबा, पहली बार वोट डाला। क्या सोच के डाला, क्या मंशा लेके आई आप पहले वोट डालने? बताइए। अच्छी सरकार होनी चाहिए, अच्छा प्रधानमंत्री होना चाहिए। अदीबा जी, किस क्लास में है आप? मैं एमकॉम कर रही हूँ। देख रही प्रियंका इन्फॉर्म कर रही हैं, अदीबा जी हैं, इनका ये कहना है अच्छी सरकार, अच्छा प्रधानमंत्री नेतृत्व करने वाला हो। उन्हीं के साथ इनके घर के परिवार के भी लोग हैं। क्या नाम है बॉस, कैसे वोट डाला है आपने, क्या है? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पहला वोट है। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी सरकार। प्रियंका जी, कुछ महिलाएं और भी आ रही हैं, वोट डाल के आ रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आपने वोट किया है, क्या किस तरीके से किया है, क्या मंशा लेके आई हैं आप लोग? आई हैं, ग्रुप भी है, और क्या आई हैं बताइए? अच्छा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिसको वोट किया है ना? माता जी, आपका क्या कहना है? अच्छा, हम प्रधानमंत्री हूँ, अच्छी सरकार। मैम बताइए आप। अच्छा, अच्छी सरकार। हम मोदी जी के साथ। तो देख रहे हैं प्रियंका, जिस तरीके से लोगों में एक अच्छा उत्साह है, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, नए लोग हो। देखिए हमारे साथ में और भी हैं। क्या नाम है, किस क्लास में है, कैसे वोट करने आई है, क्या पहली बार किया? क्या नहीं, दूसरी बार। का नाम है, मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर। क्या सोच के किया है आपने वोट की? प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए, अच्छे हो? मैंने यही सोच के वोट किया कि देखिए, अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काफी अच्छा किया है हमारे देश के लिए, और मैं चाहती हूँ आगे भी ये चीजें बनी रहे, और उनके सपोर्ट के लिए ही आज मैं वोट देने आई हूँ। ऑल्दो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, पर स्टिल मैं कॉलेज रहती हूँ। हाँ, मैं कॉलेज रहती हूँ, जयपुर। वापस आई हूँ मैं वोट देने के लिए। वोट देने के लिए देखिए, जयपुर से जो आई है छात्रा है, वोट देने के लिए ही आई है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भारत का नेतृत्व करने वाला जो प्रधानमंत्री सशक्त हो, सशक्त दावेदार हो। तो कहीं ना कहीं प्रियंका, आप देख लेते हैं जिस तरीके से धूप भी है, लगभग बज गया है, 2 बजने के करीब आग भी गया है, लेकिन जो प्रतिशत है वो भी ठीक ठाक तरीके से निकल रहा है। और कहीं ना कहीं जो वोटरों की संख्या भी बढ़ रही है, लोग आ जा रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो परिसर में एसएसबी की यूनिट लगी हुई है, सिविल पुलिस है, बाकायदा हर एक जाने जाने वालों से बाकायदा इनके मोबाइल जो है यही जमा कर लिए जा रहे हैं, फिर इनको अंदर जाने दिया जा रहा है।
तो कहीं ना चाक चौबंद व्यवस्था भी देखने को मिल रही जी है। बिल्कुल राम जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ सैयद रिजवान अब्बास भी संवाददाता शाहजहांपुर से बने हुए हैं। जी सैयद रिजवान, शाहजहांपुर की बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश की 13 जिलों में सबसे कम वोटिंग शाहजहांपुर में दर्ज की गई है। करीब 36% वोट 1 बजे तक का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। क्या वजह है कि मतदाता नहीं निकल रहा है शाहजहांपुर में? बताया जा रहा है, मतदाताओं से बात की तो कुछ जगहों पे बता रहे ईवीएम खराब रही, एक घंटा गांव में, तिलहर में, कुटार में, जिससे काफी मतलब जो है आदमी को परेशानी उठाना पड़ी। किसी को दिक्कत आ रही है, पर्चियां नहीं मिली, जबकि जिलाधिकारी का कहना था मैंने पर्चियां 7 दिन पहले ही लगा, 8 दिन पहले ही मतलब बीएलओ लगा के बंटवाई थी। लेकिन कुछ हर घर में का ये कहना है, जिससे किसी के 12 वोट है तो 2 मिल रही है, किसी के 13 वोट है तो 5 आई है, किसी की बिल्कुल किसी के घर में तो मतलब वोट ही नहीं मिल रहा है, पर्चियां नहीं मिल रही। जबकि एक SMS सर्विस भी अवॉइड मतलब अप्रूव कराई गई थी, जिससे कि अगर जिसका पहचान पत्र हो उसका वो नंबर डालने के बाद उसकी मतलब क्रमांक संख्या, मतदाता संख्या सब आ जाती है। उसके बावजूद भी लेकिन आदमी परेशान हो रहा है, जिससे कि पूरी मतलब नहीं मिल पा रही, जिससे वोटिंग हो। कहीं पे जैसे ज्योतिषा कक्षा की उन्होंने आरोप लगाया, क्या बहुत सी जगह पे ये हो रहा है, मतलब पुलिस प्रताड़ित कर रही है, जहाँ पे सपा का गढ़ है, जहाँ पे मतलब वोट मतलब जो है बूथों पे मतलब वोट डालने से मतलब सख्ती बरत रही है, जिससे कि जो वोटर जो है वो निकल नहीं पा रहा है, डालने जा रहा है तो मतलब दूसरे नहीं हो पा रहा है। जी आप बने रहिएगा। चंद्रभूषण जी, जिस तरह से आपने सुना यहाँ पर शाहजहां से सैयद रिजवान अब्बास का साफ तौर पे कहना है कि कहीं कहीं पर तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोट प्रतिशत को लेकर चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन ये समस्याएं भी हैं, साथ ही साथ वोट करने से रोकने को लेकर भी इन्होंने बातचीत कही है। मुझे प्रियंका जी, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अभी जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर से बाहर निकले और अभी मतदान करके आए। और जो बात रही, मैं आज स्वयं सुबह मैंने अपना भी वोट किया और मैंने वोट डाला। मैं आपको बताऊं कि मैं 2-3 घंटे पोलिंग स्टेशन पर रहा और भी कई पोलिंग स्टेशन पर गया हूं, कहीं पर भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिल रही है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोगों के वोट नहीं कट गए हैं, कुछ ये सबकी जिम्मेदारी होती है। जब वोट बढ़ाया जा रहा होता है, जब ये अभियान चल रहा होता है, तो जो पार्टियां हैं या हम हो या कोई और पार्टी हो, तो BLO के माध्यम से वो वोट बढ़ाया जाता है। लेकिन तब क्या रहता है कि यही विपक्ष जो आज इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहा होता है, वो ये नहीं समझता है कि हमको किस तरह से समाज में जागरूकता लाना चाहिए, लोगों को किस तरह से वो करना चाहिए, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन ये कोरी राजनीति करने के अलावा कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ऐसा हो गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और सभी को स्वतंत्रता के साथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र रूप से लोग जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह की एक छुट कहीं घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं, यहाँ हो सकता है इस तरह की कुछ हो रहा हो। नहीं ठीक है, छुटपुट घटनाओं की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी, लेकिन इससे पहले डॉक्टर HN उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर HN उपाध्याय जी, क्या कुछ समीकरण है उसको लेकर तो बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन शाहजहांपुर से जिस तरह से सैयद रिजवान अब्बास कह रहे हैं कि कहीं वोट डालने में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं EVM खराब होने की शिकायत आई है। कानपुर में कम वोट प्रतिशत का उदाहरण हम देख सकते हैं। 102 जगहों पर वोटिंग देर से शुरू हुई थी, 29 मशीनें खराब थी और उसके बाद शाहजहांपुर में भी कम प्रतिशत दर्ज किया गया। कई जगह पर उन्नाव में वोटर्स पहुंचे ही नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, पहले आपको नमस्कार। और पहली बात तो मैं आप पत्रकार लोगों को एक संवेदना, जो कल रायबरेली में घटना हो गई थी, जब अमिता जी की रैली में पत्रकार को 100-150 घूंटे मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, गुंडों द्वारा, और आज जौनपुर में एक हत्या हो गई पत्रकार की, उन लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और रायबरेली में जो राघवेंद्र त्रिवेदी जी है घायल हो गए, उम्मीद करते हैं वो जल्दी से ठीक होकर निष्पक्ष पत्रकारिता को एक नया आयाम देंगे। जहाँ तक वोट की बात आप कर रही हैं, देखिए मैडम, शाहजहांपुर का थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ दूर दराज का एरिया पड़ता है और वहाँ वोटरों में थोड़ा शाहजहांपुर की जो पहले की घटनाएं रही है उससे लोगों में लोकतंत्र के प्रति थोड़ी आस्था घटी हुई है। जैसे वहाँ पर एक शास्त्री महाराज जी थे, एक लड़की के यौन शोषण के संबंध में आरोपी थे और उसको मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने वापस ले लिया वहाँ का केस को। तो वहाँ के लोगों में थोड़ा हताशा है, निराशा है सरकार के प्रति। और वोट जो है मतदान
जैसे पिछले 3 चरणों में रहा वही ट्रेंड चल रहा है और इंडिया गठबंधन के सभी मतदाता पूरी तरह से उत्साह में निकल रहे हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा में जो चलकर समस्याओं को सुनकर जो हमारी घोषणा पत्र और न्याय पत्र तैयार किया गया है उसकी आकांक्षाओं में हमारे मतदाता इंडिया गठबंधन के मतदान बूथ तक जा रहे हैं, उत्साह में मतदान कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के समर्थित जो मतदाता है उनमें निराशा है, युवाओं में निराशा है और बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, लोकतंत्र लेकिन डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, ये दावा तो आप पिछले चरणों में भी कर रहे थे, लेकिन 4 जून को जब तक नतीजे सामने नहीं आते हैं तब तक आप इस बात पर कैसे मुहर लगा सकते हैं कि जो मतदाता पहुंच रहा है वो आपका मतदाता है या बीजेपी का? नहीं, उसका आकलन जैसे 2004 में देखा गया मतदान का प्रतिशत कम हुआ शहरी एरिया में, आज में तो बीजेपी जो है सत्ता से हट गई। एक ट्रेंड है ऐसा कि जब मतदान कम होते हैं तो बीजेपी को नुकसान होता है, इस आधार पर हम कह रहे हैं प्रियंका जी। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगी और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं पहले आपको सुना देते हैं। अच्छा है, ऐसा कोई और परिवार नहीं है। और रायबरेली के लोग डांस भी बड़ा बढ़िया करते हैं। 100 साल का रिश्ता, तो प्यारे कार्यकर्ता और जैसे हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत यहाँ पहले और जो युवा यहाँ दिख रहे हैं, दादा आए, बच्चे जो दिख रहे हैं, आपका भी यहाँ स्वागत। किसानों का आंदोलन हुआ, वो देश के प्रधानमंत्री बने। रायबरेली में नामांकन करने के बाद राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं और जिस तरह से राहुल गांधी रायबरेली की जनता के बीच पहुंचे हैं, पिछले 100 साल का रिश्ता, दादा परदादा के जमाने से अपना रिश्ता रायबरेली के साथ वो जोड़कर याद करते हुए देखे गए हैं। मंच से रायबरेली की जनता के साथ ही साथ रायबरेली के बच्चे बूढ़े हर किसी को नमस्कार और अभिवादन करते हुए राहुल गांधी को सुना गया है। और देखना यह है कि राहुल गांधी अब वहां पर पहुंचे हैं रायबरेली में। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब सक्रिय हैं रायबरेली में, आने वाले चरणों में जब वोटिंग चरणों में जब जनता के बीच जनता को मतदान करना होता है तो किस तरह का नतीजा इस बार निकलकर सामने आता है। अमेठी और रायबरेली की सीट में से राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली की सीट को चुना है। रायबरेली की जनता के पास पहुंचे हैं। इससे पहले सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी। देखना ही होगा कि कांग्रेस के समीकरण को लेकर रायबरेली को हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और पिछले 26 सालों से कांग्रेस का सीट पर कब्जा रहा है। सोनिया गांधी से पहले 2 बार ये सीट जरूर एनडीए के खाते में कहीं ना कहीं गई है, लेकिन लगातार लंबे समय से सोनिया गांधी, उससे पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और संजय गांधी, ये तमाम लोग रायबरेली की सीट से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं और अब राहुल गांधी कांग्रेस की विरासत को संभालने के लिए रायबरेली में जनता के बीच। तो आप रायबरेली से राहुल गांधी को सुन पा रहे थे और उसके बाद एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। चंद्रभूषण सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ शाहजहांपुर से संवाददाता सैयद रिजवान अब्बास और लखीमपुर से संवाददाता राम जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, आपसे यहाँ पर मैं बातचीत कर रही थी। राहुल गांधी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आज 13 सीटों पर, जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। क्या लगता है आपको, क्या बदलाव आप कर पाएंगे? प्रियंका जी, आप ये कैसे कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, 2019 के नतीजे, 2019 के नतीजों को लेकर मैं बात कर रही हूँ। एक मिस्टेक प्रियंका जी, संजय गांधी जी हमारे जानकारी के अनुसार रायबरेली से नहीं चुनाव लड़े हैं, वो अमेठी चुनाव लड़े थे। आपने संजय गांधी जी को रायबरेली से कह दिया था। और दूसरी बात की वो मतदान की बात जो कह रही हैं, पिछली बार में ये जो है 13 में जहाँ तक सीटें बीजेपी को थी,
फिर भी इस बार हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 13 में से 13 सीट पर हमारा गठबंधन आगे चल रहा है, फाइट सब दे रहा है और एज हमको है, क्योंकि चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे कन्नौज की बात हो जहाँ अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, और लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा जी के प्रति नाराजगी रही है किसानों के मन में, धरहरा में जो उनकी सांसद हमारी रेखा वर्मा जी रही है, वहाँ से मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है कभी क्षेत्र में गई भी नहीं है, हम तो वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ कभी क्षेत्र में बहुत नाराजगी है। इन सबको देखते हुए ऐसे इनके जितने भी प्रत्याशी हैं ये सोचते थे कि जैसे 2014 में 2019 में हम चुनाव जीत जाएंगे, जनता बहके में 2 करोड़ नौकरियों के चक्कर में 15 लाख खाते में जो जुमला होता उसके चक्कर में मोदी जी का नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। अब की बार ऐसा नहीं होना, अब की बार 10 साल का काम देख रही है जनता अपने अपने सांसदों का, तो उस आधार पर इन लोग जो है मतलब जीरो है, इन लोगों का कोई हम अंक नहीं दे रहे हैं, अधिकांश जो इनके सांसद हैं। चंद्रभूषण जी, गठबंधन के प्रत्याशियों का पलड़ा भारी है। चंद्रभूषण जी जिससे बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि मोदी जी और उनके द्वारा किए हुए कामों योजनाओं का लाभ जनता ले रही है और उन जनता योजनाओं को देखते हुए वोट डाल रही है। ये तो 4 जून को इनको पता चलेगा कि जो सोच रहे थे उसका 100 गुना अपोजिट है। 13 में जो इस समय चुनाव जिन सीटों पर हो रहा है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हुए हैं और वो जीत रहे हैं, और जो मतदान हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 80 से 90% मतदान हो रहा है इस समय। और ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये कांग्रेस और सपा के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस तरह से वोट डाला जा रहा है और ये क्या इनको दिख रहा है। नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी जिस तरह से कन्नौज सीट पर मतदान हो रहा है और मतदान का प्रतिशत वहां अच्छा देखा जा रहा है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है? कन्नौज हो या उन्नाव हो या अगल बगल की जो भी सीटें, यहाँ पर अच्छा खासा शाम तक आपको 6 बजे तक आप देखिएगा 65 से 70% के बीच वोट परसेंटेज पड़ेगा। लोग से देख रहा था कि बादल भी थे, धूप भी ज्यादा नहीं थी, सुबह सुबह जो महिलाएं हैं, जो वोटर्स हैं, वो बहुत उत्साह के साथ वोट डालने आ रहे हैं और वो उत्साह दिख रहा है बूथों पर कि किस तरह से वोट पड़ रहा है। नहीं, लेकिन पिछली बार कन्नौज सीट पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर नहीं था, मात्र 13,000 मतों का कुछ अंतर था जीत को लेकर। और इस बार क्योंकि अखिलेश यादव मैदान में है, 12 साल बाद मैदान में उतरे हैं, लेकिन अखिलेश यादव मैदान में जी 1 हफ्ते पहले अखिलेश यादव जी मैदान में आएंगे तो क्या कर लेंगे। जो व्यक्ति वहां पर पूर्ण रूप 24/7 रहकर विकास के कार्य करा रहा है, जनता को सुन रहा है, वो न हिंदू में न मुसलमान में भेद कर रहा है, वहाँ सबके विकास की बात कर रहा है। अखिलेश यादव जी क्या समझ रहे हैं कि 12 साल जाके मैं आऊंगा और जीत जाऊंगा? बड़ा मुश्किल है, ये समझ लीजिए। 4 जून को इनको पता चल जाएगा ये कितने वोटों से हारेंगे। इसी प्रकार रायबरेली में राहुल गांधी जिस तरह से आए हैं और वो दावा करेंगे कि मैं इतने बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा, जनता मुझे। राहुल जी अब ये परिवर्तन का दौर हो गया है। अब वो जो है पहले क्या होता था कि खबरें जो है 1-2 दिन बाद जनता को मिलती थी, आज तुरंत खबरें मिल जाती हैं। आज ये डिजिटल युग है, इसलिए अब वो समय नहीं रहा। आप 5 साल आएंगे नहीं, कोविड के समय दिखेंगे नहीं, आप अमेठी में हारे थे, अमेठी नहीं गए, आप रायबरेली आ गए, रायबरेली से आपकी माँ थी, उन्होंने वहां आने के लिए कभी सोचा नहीं। तो ये जनता जानती है, जनता को परमानेंट विकल्प चाहिए और उस परमानेंट विकल्प के लिए मोदी जी द्वारा किए हुए काम और योजनाओं का लाभ जिस तरह से मिल रहा है, जनता उसी तरह वोट कर रही है। जनता जानती है कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हो, जो राम मंदिर दर्शन करने तक नहीं जा रहे हो, वो लोग क्या हिंदू और सनातन के लिए काम करेंगे और वो क्या सरकार चलाएंगे? डॉक्टर एच उपाध्याय जी, जनता ग्राउंड लेवल पर प्रियंका जी, चंद्रभूषण भाई हमारे कह रहे हैं कि हम लोग दर्शन करने नहीं गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, राहुल आपके नेता ये दर्शन करने में इनका पूछना हमको जन दर्शन करे कि न करे। और ये कह रहे हैं कि आदर्श मानते हो आदरणीय राहुल गांधी जी जो है अमेठी से रायबरेली, अरे भाई दोनों सीट उनका है, पीढ़ियों की सीट रही है, एक ही जगह लड़ते हैं।
और किसी की माँ की सीट थी, आगे सोनिया जी की सीट थी, रायबरेली से ज्यादा पुराना नाता रहा है। और उन्होंने 800 साल पहले के इस परिवार का रायबरेली से नाता रहा है। किसानों के मुद्दे पर आंदोलन 100 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था वहाँ पर। तो आज से लगातार नाता जुड़ा। और ये कह रहे हैं कि कोविड में नहीं गए, कोविड में प्रधानमंत्री निधि को MP जो है निधि कोष से 3 करोड़ रुपए की सामग्री और राहत भेजा गया था रायबरेली में। ये कह रहे कोविड में गए ही नहीं। अरे हमारा अमेठी का रायबरेली में हमारे वर्ग का राहुल गांधी जी, सोनिया जी सभी अपने निधि के पैसे का इस्तेमाल कोरोना के लिए, ऑक्सीजन के लिए और उनके और सामग्रियों के लिए, दवाइयों के लिए करती रही। अरे कह रहे हम गए नहीं, ये कैसे कह रहे हम गए नहीं भाई। और रायबरेली और अमेठी दोनों सीट इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और किशोरीलाल शर्मा जो है लाखों वोट के अंतर से जीतने जा रहे हैं। चंद्रभूषण जी, और अमेठी जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि उपाध्याय जी, अब रानी राजा का खेल नहीं चलता है। आप समझ लीजिए, अब राजा जो है हमारे यहाँ रानी राजा कोई नहीं है। सुनिए, आपके यहाँ जो रानी राजा आप बता रहे ना, पीढ़ियों की परंपरा है। अब रानी राजा का खेल नहीं होगा, परंपरा है काम से भैया चंद्रभूषण जी जनता की ओर से पैदा होगा। आप लोग इसको थोड़ा परिवर्तन समझने का प्रयास करिए। अब वो गुलामी रायबरेली भी नहीं सहेगी और जी रायबरेली अमेठी की मिट्टी रग से प्यार है इस परिवार को। ये परंपरा और राजा रानी की बात नहीं है। वो लोग जो रायबरेली और अमेठी कर 5 साल छोड़ के चले गए, वो लोग आज किस मुंह से किस आंखें मिलाने रायबरेली के लोगों से आ रहे हैं। 4 जून को पता चल जाएगा, हम भी रहेंगे, आएंगे नहीं, यही रहेंगे, इसमें कौन सी बात। याद रखिएगा कि मोदी जी की योजनाएं और उनके द्वारा महिलाएं, देखिए महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मतदान कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? उनको पता है हमें सुरक्षा मिली है, योगी जी की पुलिस सुरक्षा दे रही है, योगी जी है तो सुरक्षित है, मोदी जी है तो सुरक्षित है, योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। नहीं तो क्या राहुल गांधी जी जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि ये बंटवारा करेंगे और SC/ST का रिजर्वेशन लेकर जाएंगे। तो ये सब चीजें जनता बखूबी जान गई है कि हमको किसको वोट देना है, और जनता उन लोगों ने निर्णय लेकर वोट कर रही है पूर्ण रूप। डॉक्टर HN उपाध्याय जी, हम प्रियंका जी हमारे चंद्रभूषण भाई जी को कह रहे हैं कि SC/ST आरक्षण, भैया हम तो आरक्षण दिए हैं। हमारे आगे राहुल गांधी जी कह रहे हैं के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ेगा तो 50% की सीमा अधिक हम बढ़ाएंगे। महिलाओं के लिए कम से कम 50% की हम जो आरक्षण देंगे। महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया महिलाओं को मिलेगा। ये महिलाओं की बात करते हैं चंद्रभूषण जी, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरह जो है उसका पालन न करिए। चंद्रभूषण जी सत्य बोलिए। असली महिलाओं की जब आप बात करते हैं तो हमको हंसी आती है उन महिला पहलवानों पर जो रोती रह गई और उनका शोषण करने वाले के परिवार को जो है टिकट दे दिया जो है भारतीय जनता पार्टी ने। मणिपुर की नग्न महिलाओं का जो प्रदर्शन किया गया उनका जाना जाता है। कहाँ से आप महिला की बात करते हैं? महिला सम्मान तो कांग्रेस पार्टी के DNA में है, महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस पार्टी के DNA में है। आगे सोनिया जी ने जितना बस चला अपने तहत फर्स्ट पर महिलाओं को उन्होंने प्रथम स्थान पर रखा। और चाहे रोजगार की स्थिति हो, चाहे महंगाई की स्थिति हो, जनता 3 चरणों पर मुद्दे और विकास पर वोट दी है। 4थे चरण पर भी मुद्दे और विकास पर वोट देगी और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं यही से बता दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास ठीक है, आती हूँ। हमारे साथ लखीमपुर से लगातार राम जी भी बने हुए हैं, शाहजहांपुर से सैयद रिजवान अब्बास भी बने हुए हैं। राम जी, जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, चाहे उपाध्याय जी को सुने या चंद्रभूषण जी को सुने, अपने अपने दावे नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो जनता के मुख्य मुद्दे क्या है? क्योंकि अलग अलग जगहों से बहिष्कार की जो खबरें निकलकर सामने आई हैं उसमें भी लोग कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर, बेहद जमीनी मुद्दों को लेकर हताश और निराश हैं और चुनाव का बहिष्कार किया है। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि जिस तरीके के मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर जो आगे जो विपक्ष पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया था, उन्होंने बाकायदा रैली में भी एक बयान दिया था कि बेरोजगारी
जो बेरोजगार हैं वो ठगे जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। और दूसरी बात अगर ये की जाए बहिष्कार की अगर बात कर रही हैं आप, तो बहिष्कार जब किया जा रहा है कि जब वहाँ के जो सांसद हैं बाकायदा जिन्होंने गोद लिया है, उस गांव को गोद लिया, उस गांव में विकास के नाम पर जीरो है, और जो उनका मौजूदा सांसद है जब उनके गाँव में गए ही नहीं 10 साल तक, तो कहीं ना कहीं ये विरोध भी देखने को मिल रहा है। कहीं तो ऐसा भी निकल के आया है कि जैसे लखीमपुर खीरी में हार्ट का डॉक्टर नहीं है, करोड़ों की आबादी है, जिस तरीके से आकस्मिक कई मौतें हो जाती हैं, युवा लोग मर गए हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इसका वायरल भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर मुद्दों की बात की जाए, जो सांसद जो बहिष्कार हो रहा, तो बहिष्कार के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई रीजन ऐसे निकल के आ रहे हैं कि अभी ठीक जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे जो बीएलओ के द्वारा जो पर्ची दी गई थी, पर्ची में भाग संख्या गलत था, बाकायदा एक महिला वोट डालने गई थी तो उसको वोट से वंचित कर दिया गया। आनंद फानंद में इंडिया वाइज की जो टीम थी, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के ऐप से उसकी बाकायदा निकाल के सब उसका वोट पड़ पाया। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं अपनी जिम्मेदारी से पर्दा झाड़ रहे हैं, और जो बीएलओ हैं उनके घर घर जो पर्ची दी गई तो पर्ची कहीं पहुंची नहीं, तो वोटर क्या करे, जब वोटर निकला है उसको पर्ची नहीं मिल रही है, उसके नाम से बाकायदा जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आपका वोट पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं जब जिम्मेदार इस तरीके से बात करेंगे तो वोट प्रतिशत का और बाकायदा जो वोट नहीं पड़ पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये रीजन आती हूँ आपके पास। चंद्रभूषण जी, बेहद संजीदा मामला है ये, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं अभी स्वयं सुबह क्या हुआ, एक नाम की त्रुटि, किसी वोटर के नाम में शाह या रा की त्रुटि। स्वयं मैं वहां पर बैठा था, बीएलओ जहाँ पे पर्ची बांट रहे हैं या उनके पास पूरी वोटर लिस्ट होती है, वो अलग से पर्ची बनाते हैं। मैंने बीएलओ को तुरंत वहां भेजा और भेज के अंदर वो गया, उसने प्रूव किया कि हाँ ये यही महिला है जिसके नाम का यहाँ पर ये त्रुटि हुई है और आप इसको वोट डालने दीजिए। जब बीएलओ ने अपना उसको वहां सत्यापित किया और उसने वोट डाला। देखिए, व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जबरदस्ती वोट नहीं डलवा रहा है, वहां पर हर वोट पड़ेगा। यदि किसी हो सकता है बहुत सारे लोगों का नहीं, स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस तरह से बहिष्कार हो रहा है, राम जी ने भी यहाँ पर उदाहरण दिया लखीमपुर खीरी का, चाहे आप उन्नाव की बात कर ले, चाहे कानपुर की बात कर ले। देखिए, जनता को ये समझना होगा कि ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। यदि हम विधानसभा के मुद्दे, नगर पालिका के मुद्दे, नगर निगम के मुद्दे लोकसभा के चुनाव में लेकर आएंगे तो आप चुनाव। अरे लेकिन चंद्रभूषण जी, आप तो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं ना, फिर जब राज्य में भी आप हैं, केंद्र में भी आप वोट मांग रहे हैं, तो फिर शिकायतें हैं तो जनता किससे शिकायत करेगी? और जनता को मौका चाहिए, क्योंकि 5-5 सालों से उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही। हमारे पार्टी ने एक पत्र लोगों से सुझाव मांगे थे, हमने घर घर सुझाव पेटिका भेजी थी। ये कोई और दूसरा दल नहीं कर सकता, दूसरे दल में किसी की हिम्मत नहीं है। आपकी लोग, हमने सुझाव जनता से मांगे कि आप अपने सुझाव दीजिए, आप किस तरह चाहते हैं या आपकी क्या समस्याएं हैं। हम सुझाव को लेकर आपके अनुरूप काम करने का और अपने घोषणा पत्र को बनाने का काम करेंगे। हमने चुनाव से 6 महीने पहले ये काम किया और हमारी टीमें गई, लोगों से सुझाव लेकर आई। हाँ, हो सकता है कहीं पर कुछ चीजें रह गई हो तो उनको पूर्ण अरे किया जाएगा। चंद्रभूषण जी, 5 साल इंतजार करने के बाद अगर लखीमपुर खीरी में राम, जिस तरह से संवाददाता यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, अगर हार्ट के डॉक्टर नहीं है, सिटिंग सांसद है, 6 लाख से अधिक वोटों से जनता ने जिता कर भेजा, और इसके बाद इस तरह की कमियों को लेकर अगर जनता हताश है तो वो क्या करेगी, आप ये बताइए। देखिए, जनता का समाधान करना चाहिए। जनता यदि हमको वोट देती है तो हमें उसके कामों पर भी ध्यान देना चाहिए और उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही सरकारों का निर्माण होता है। सरकार जनता के काम को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में विकास करने के लिए, अच्छी सुविधाएं देने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, हमारी सरकार ने इतने एम्स बनाए और मेडिकल सेक्टर नहीं, ठीक है, लेकिन दावे और धरातल पर तो अंतर नजर आ रहा है ना। आपके पास वापस आती हूँ, सैयद रिजवान भी बने हुए हैं हमारे साथ, शाहजहांपुर का भी एक बार रुक कर लेते हैं। सैयद रिजवान, शाहजहांपुर की अगर बात करें तो खासतौर से कम वोटर्स जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर चंद्रभूषण जी का कहना है कि विधानसभा, नगर निगम और लोकसभा के मुद्दों को अलग अलग रखना चाहिए। क्या लगता है आपको, जनता किस माइंडसेट के साथ निकलती है वोट करने के लिए और क्यों नहीं पहुंचते हैं पोलिंग स्टेशन पर जब मतदाता निराश होते हैं? तो जी मैडम, जैसे कि
जनता परेशान भी है। और जो बात कही थी स्वास्थ्य की, जैसे स्वास्थ्य की तो हर जगह दिक्कत है। जैसे यहाँ अस्पताल है, यहाँ भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। आए दिन आदमी जरा सी कोई बात होती है कहते रेफर कर दीजिए, जनता परेशान होती है यहाँ पे। जबकि डिस्ट्रिक्ट साइड से मेडिकल कॉलेज बनाया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की सर्विस कोई भी नहीं मिल रही है। जनता परेशान हो रही है। गरीब आदमी जैसे दूसरे डॉक्टर अपॉइंट है प्राइवेट डॉक्टरों को, अगर वो देखते हैं, उन्हें देखने के बाद उन्हें फिर अफोर्ड करते हैं आप अपने प्राइवेट में करा लिए, इस तरीके की वहाँ पे सब घटनाएं हो रही हैं। जनता परेशान है। दूसरी चीज अब रही है मुद्दों की, युवाओं की। युवाओं इतना युवा जो पीढ़ी है, जो मतलब निकल चुका है पिछले बैच, कोई बीटेक करे, कोई एमटेक करे, वो बेचारे इधर उधर अपने प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी दुकान पे, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस जो कि नहीं चल पा रहा है, वो परेशान है। अगर मानी जाए, अगर आदमी एक 4th क्लास की भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें सब ज्यादातर आप ये देखें रेशियो निकाला जाएगा तो उसमें जितना हाई क्वालिफाई आदमी है वो भरता है, क्योंकि रोजगार बिल्कुल ही नहीं निकल हो पा रहा है, जिससे युवा बिल्कुल परेशान है। युवा चाह रहा है मतलब कोई भी गवर्नमेंट बने, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें कुल मिला के हमारा जो है उद्देश्य है वो हमें नौकरी मिले, हमारे मतलब जो कि आगे की सब रोजगार चले, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और अब आ जाए बात मुद्दे रोडों की, जैसे गाँवों में जो बहिष्कार हुआ है, कई गाँवों में बरसात में लोग आश्वासन यहाँ के सांसद साहब ने दिया था बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सांसद साहब 4 साल बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। जब दिखाई नहीं देते, जब वोट की बात आई तो उन लोगों ने बहिष्कार करा, बहिष्कार के बाद वोट डालने से मना करा, फिर लेकिन वहाँ के पुलिस बल था, वहाँ पे मतलब इस तरीके की घटनाएं हुई तो फिर उन्होंने खैर वहाँ पे समझाया बुझाया, फिर वोट डाला, लेकिन उनकी नाराजगी जो है वो दिखाई दी है। जी चंद्रभूषण जी, देखिए एकदम सही बात कह रहे हैं। इसमें जो देखिए जनता नाराज है, हेलो, या जनता अपनी बात बता रहे हैं हम पार्क की तरफ से, ठीक है आप वहाँ बैठिए, अंदर जाइए, और वो समय अपनी बात कहते क्योंकि वो उसका मत का अपने अधिकार का, बस 5 मिनट संविधान ने उसे ये मौका दिया है कि बात कहे और उसकी बात को सुना भी जाना चाहिए और उसका समाधान भी करना चाहिए। तो जनता देखिए आज यदि हम जनता का मत लेकर सरकार बना रहे हैं तो हमें जनता के प्रति हमें अपना उसके प्रति जिम्मेदार भी होना पड़ेगा और उसके कामों के प्रति भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसलिए जो जनता कर रही है उसका हम सम्मान करते हैं और वो अपने मत का प्रयोग करें। हम उससे यही निवेदन करते हैं कि आप अपने मत का प्रयोग करें और यही बात। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी। जी प्रियंका जी, तमाम जमीनी हकीकतों को देखते हुए आपका क्या कहना है? चंद्रभूषण जी जिस तरह से कह रहे हैं कि लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जनता जब वोट करने के लिए निकलती है बार बार जनता को मौका नहीं मिलता और यही वजह है शायद कि जनता को यही सबसे बेहतर मौका लग रहा है अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं उन्हें जिम्मेदारों तक पहुंचाने का, और यही वजह है कि वोटिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच रहे मतदाता। मोबाइल लगी है, ये भी एक प्रियंका जी ये कारण ये भी हो सकता है, जैसे जहाँ जहाँ जिस गांव में विकास नहीं हो पा रहा है, गांव के मामले खंडे है, बिजली है, इन सब को लेकर जगह जगह आ रहे हैं प्रश्न और प्रशासन जो है उसमें रुचि लेकर उनको मनाने का भी प्रयास कर रहा है। बाद में लोग भाग भी ले रहे हैं। पहले के चरणों में भी कुछ जगह देखी गई है, ये तो ही है, लेकिन थोड़ा हमने आपसे बार बार वही कहा ना, जैसा निराशा है मतदाताओं में, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए जो सरकारों ने कहा था वो पूरा नहीं हुआ, हताश है रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर जो है। और युवा जो है खास तौर से पिछले 2 चुनाव में युवाओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया था, लेकिन युवाओं में इस बार इतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी उत्साह है वह हम लोगों के घोषणा पत्र जो है, जो 30 लाख नियुक्तियों की बात पर है, उनका खास तौर से युवाओं की जो भागीदारी की बात हम कह रहे हैं, इसी उत्साह में थोड़ा मतदान पर थोड़ा बढ़ रहे हैं तो और कम हो जाती है। जिस तरह से पिछले 10 साल में युवाओं को हताशा लगी है शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय, पुराना इतिहास अगर अभी तक देखा जाए और राजनीतिक पंडित जो आकलन करते हुए नजर आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर जनता को सरकार बदलनी है कहीं ना कहीं तो भारी और बम्पर वोट पड़ता है। ऐसे में अगर बुनियादी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और उसके बावजूद भी वोटर नहीं निकल रहा है, वो उदासीन है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर आप भी विफल हुए। नहीं प्रियंका जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के वोटर ज्यादातर संभ्रांत वर्ग के रहे हों, वो जो है आराम से आने वाले रहे हैं लोग, और इंडिया गठबंधन के वोटर ज्यादातर जो है कठिन परिश्रम करके धूप में खड़ा होकर भी मतदान करना चाहते हैं। ये बात को आप इनकार न करिए। इसके पहले जो 2 बार 14 और 19 का चुनाव था उनमें उत्साह था, अब इस बार उनमें खुद उत्साह में कमी आई हुई है।
जो भी उनकी आकांक्षाएं नहीं पूरी है उसके वजह से हमारे जो इंडिया गठबंधन के मतदाता है वो निकल रहे हैं, उनमें उतना उत्साह पहले ही जैसा है। अरे एच.एन. उपाध्याय जी, जब आप ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के मतदाता निकल रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि जब सरकार बदलनी होती है तब बम्पर वोटिंग लोग कहते हैं, और अभी तक जितने बार भी बम्पर वोटिंग है, फिर चाहे आप 2014 की बात कर लें या उससे पहले इतिहास की बात कर लें, ऐसे में बम्पर वोटिंग तो नजर नहीं आ रही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष का वोट पड़ रहा है? प्रियंका जी 2004 में बम्पर वोटिंग तो नहीं हुई थी, तब भी सरकार बदल गई। ये कोई नहीं अपवाद, ये नहीं है, ये अपवाद है कभी कभी कि बम्पर वोटिंग पर मान रहे हैं, होती है, लेकिन कम वोटिंग भी एक इशारा करता है। उससे देखा जाता है कि कौन से वर्ग जो है मतदान बूथ तक जा रहे हैं, ये भी तो देखा जाता है। मतदान बूथ तक जाने पर संभ्रांत वर्गों में उतना उत्साह नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा 90 से 95% हमेशा वोट देते रहे हैं। चंद्रभूषण जी, छोटा सा कमेंट दीजिए, छोटा सा कमेंट दीजिएगा। देखिए, ये जो गणित उपाध्याय जी बता रहे हैं, अभी इनको देखिए अपनी खुद गणित नहीं पता है कि उनको क्या परसेंटेज वोट मिल रहा है और वो कितने परसेंटेज वोट इनके इंडी गठबंधन में उत्तर प्रदेश में, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, पिछली बार कांग्रेस को जो 5 से 7% वोट मिला था और समाजवादी पार्टी को 15% वोट मिला था, तो जाके 20% तक हो रहा है वोट। इससे ज्यादा इन लोगों का कहीं कुछ जीतने के लिए 40, 42, 45% वोट चाहिए। तो पिछली बात पिछले किस सेक्टर में पड़ा तो अलग बात है। जनता भारतीय जनता पार्टी जो है नौकरी के नाम पर और के नाम पर इसके नाम पर बहकाया गया पर काम कर रही है। अब आगे का देखिए, इस बार का देखिए, 4 जून को पता चलेगा कि ये क्या सोच रहे थे, कहां से क्या हो गया, अरे ये तो कुछ और ही दिख गया। तब इनको असलियत में समझ में आएगा कि ये जो गणित थी वो पूर्ण रूप से गलत गणित। तो देखिए, ये लोग अपने परसेंटेज को ही नहीं समझ पा रहे। हाँ, ये बताएंगे वो लोग संभ्रांत को वोट देते हैं। आप देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, आपको पता ही नहीं है कि आपको वोट कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने विकास कार्यों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर गरीबों के बीच में अपना एक जगह बनाई है, वो लोग महिलाओं के बीच में एक जगह बनाई है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को बिना बताए। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। राम जी सिंह जी, लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो वोट जिस तरह से चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, वोट प्रतिशत को लेकर तमाम बुनियादी समस्याएं जो हैं, वोटरों के जो मुद्दे हैं वो तो हावी है ही है, लेकिन बार बार ये जो कहा जाता है कि वोट प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो या तो इसके पीछे उदासीनता है या जनता परिवर्तन नहीं चाहती है। क्या वजह यहाँ पर देखी जाए कि मत प्रतिशत जो है लगातार कोशिशों के बावजूद बढ़ता नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें जिस तरीके से युवाओं के जो मुद्दे जो बेरोजगारी का है, एक बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जो सांसदों द्वारा इनके गांव न जाना और जिस तरीके से बहिष्कार की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से और वोटर अगर नहीं निकल रहा है तो इसके पीछे भी कहीं रीजन है। अगर अब इसके पहले भी हमने बताया था कि जिम्मेदारी जो जिनको दी गई है वो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत कम पड़ रहा है और बहिष्कार हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदारों की ही बात कही जा रही है कि जब बीएलओ पर्ची टाइम से नहीं पहुंचेगी और जब वहां आदमी पहुंचता है उसको 5 संख्या की पर्ची दूसरी दी जाती है, फिर आके वो परेशान हो जाता है, तो आखिर कहाँ चला जाए? आखिरी में थक हार के वो मतदाता बहिष्कार करके चला जाता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन निकल कर आ रहा है। और बात की जाए अगर बेरोजगारी की, जिस तरीके से युवाओं को नौकरी की और जिस तरीके से बात की गई है, जो सांसदों द्वारा इनके द्वारा जो गाँव का विकास है, विकास भी मुद्दे हैं कहीं ना कहीं हावी हैं। जी राम जी, इसके अलावा विपक्ष के द्वारा बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि विपक्षी वोट तो पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी के जो वोटर हैं वो सुस्त हैं। इसको लेकर क्या कहना है? अब देखिए, जहां हम खड़े हैं ये शहर का एक बूथ है और जिस तरीके से जो निकल रहा है, शहर का जो पढ़ा लिखा वर्ग का ही 9 वोटर निकल आ रहा है। जिस तरीके से जो अभी तो सुबह 7 बजे से जो हम लोग एक संख्या पे हैं, जो सिविलियन विद्यालय है सदर स्कूल का, ये शहर के बीचों बीच में है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर निकल के आया है, अगर देखा जाए तो वोटर एक साइलेंट है। वोटर कुछ बताने को तैयार नहीं, किसको वोट दिया है, क्या चीजें हैं, वो वोट डालता है, अपनी बात करता है। लेकिन उनका ये भी कहना है, जो युवा वोटर है, जो बाहर से आए हैं और जो उन्होंने वोट किया है, अच्छी सरकार, अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छे सशक्त उम्मीदवार के लिए किया है, चाहे वो विपक्ष गठबंधन का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो साइलेंट है, और वो जो साइलेंट तरीके से वोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज है वोटर के लिए
और सरकार के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। सैयद रिजवान राम जी, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, चंद्रभूषण जी, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, चौथे चरण रणभीषण में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच अलग अलग सीटों पर किस तरह से मतदान हो रहा है, कौन कौन किस किस सीट पर दावेदारी कर रहा है, इस तमाम जानकारी को आपके सामने लेकर आ रही है हमारे सहयोगी रिया डंगवाल। लोकसभा चुनाव के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। आज बारी चौथे चरण की है। आज देश भर के 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इन सभी सीटों में से कौन सी सीटें हॉट है ये भी बताएंगे, जहां दिग्गजों की साख दांव पर है। इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार है और 2019 में क्या कुछ इन सीटों पर इतिहास रहा ये भी आपको बताएंगे। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता देते हैं कौन कौन से 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें, तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटों पर वोटिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट। तो ये वो 10 राज्य आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कौन कौन सी ये सीटें हैं ये भी आपको बता दें। अकबरपुर, बहराइच, इटावा, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर। अब बात अकबरपुर की कर लेते हैं। अकबरपुर का 2019 का इतिहास आपको बता दे। बीजेपी से देवेंद्र सिंह भोले चुनावी मैदान में थे। इनके सामने बीएसपी के निशा सचान मैदान में थी। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोला फिर से चुनावी मैदान में है और इनके सामने समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल चुनावी रण में है। बात बहराइच की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। बीजेपी से अक्षयवर लाल यहां से जीत गए थे और समाजवादी पार्टी से शब्बीर वाल्मीकि को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की जल्दी से बात कर लेते हैं। बीजेपी से अब की बार आनंद कुमार गोंड चुनावी रण में है और समाजवादी पार्टी से रमेश गौतम चुनावी रण में है। इटावा की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको इटावा का बता दें। राम शंकर कठेरिया और समाजवादी पार्टी से कमलेश कुमार के बीच चुनावी मुकाबला था। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो बीजेपी से राम शंकर कठेरिया चुनावी मैदान में है। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे से है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। जल्दी से आपको लखीमपुर खीरी का 2019 का इतिहास बता दें। 2019 में लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे और समाजवादी पार्टी से पूर्वी वर्मा यहां से चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से लखीमपुर खीरी से बीजेपी की तरफ से अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा चुनावी रण में है। 5वें नंबर पर बात करते हैं धौरहरा सीट की। धौरहरा का 2019 का इतिहास आपको बता दें। रेखा वर्मा के बीच और बसपा से अरशद इलियास के बीच ये मुकाबला था। यहां पर बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा पर विश्वास जताया है। वहीं इनके सामने श्याम किशोर अवस्थी बीएसपी से उम्मीदवार है और समाजवादी पार्टी से आनंद सिंह भदौरिया चुनावी मैदान में है। सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर का 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी से राजेश वर्मा और इनके सामने इनका मुकाबला था बीएसपी से नकुल दुबे का। बीजेपी को यहां पर फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो सीतापुर में अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा पर दांव चला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राकेश राठौड़ तो बीएसपी ने महेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। हरदोई की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको हरदोई का बता दें। बीजेपी ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने उषा वर्मा पर दांव चला था। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से जयप्रकाश पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उषा वर्मा अब की बार उम्मीदवार है। मिश्रिक सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी ने अशोक रावत को उम्मीदवार बनाया था तो बीएसपी से नीलू सत्यार्थी उम्मीदवार थी। यहां पर फिर से बीजेपी को जीत मिली। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने अशोक रावत पर ही भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को उम्मीदवार बनाया है।
उन्नाव की बात कर लेते हैं। उन्नाव सबसे हॉट सीट यहां पर बोल सकते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें, स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी बीजेपी से यहां पर जीते थे और अरुण शंकर शुक्ला समाजवादी पार्टी से हार गए थे। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से बीजेपी ने स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 का आपको इतिहास फर्रुखाबाद का बता दें, बीजेपी ने मुकेश राजपूत पर दांव चला था, वहीं उनके सामने कांग्रेस के सलमान खुर्शीद थे, बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2024 की रण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत को अब की बार चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य उनके सामने है और साथ ही बीएसपी के क्रांति पांडे यहां पर चुनावी मैदान में है। कन्नौज सबसे ज्यादा हॉट सीट आप कन्नौज को बोल सकते हैं। 2019 का आपको इतिहास कन्नौज का बता दें, सुब्रत पाठक बीजेपी से यहां पर जीत गए थे और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की बात करें तो सुब्रत पाठक एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अब बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता देते हैं। बीजेपी से अरुण सागर और बीएसपी से अमरचंद जौहर चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात कर लेते हैं। बीजेपी से अरुण सागर अब की बार उम्मीदवार है, वहीं समाजवादी पार्टी से ज्योत्सना गौड़ उम्मीदवार है। कानपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता दें, सत्यदेव पचौरी बीजेपी से जीते थे, वहीं उनके सामने श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस से हार गए थे। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। कानपुर में 2024 के रण में बीजेपी से रमेश अवस्थी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के आलोक मिश्रा उनके सामने चुनावी रण में है। झारखंड की जल्दी से बात कर लेते हैं। झारखंड की आपको बता दें कि 4 सीटों पर अब की बार चुनाव है, जिसमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम शामिल है। खूंटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। खूंटी में 2019 का इतिहास आपको बता दें, अर्जुन मुंडा बीजेपी से और उनके सामने मुकाबले में थे बीएसपी से कालीचरण मुंडा। बीजेपी को यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले तो अर्जुन मुंडा अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके सामने उनको चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा। लोहरदगा सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। बीजेपी के उम्मीदवार थे सुदर्शन भगत और कांग्रेस यहां से हार गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुखदेव भगत। 2024 के रण की बात करें लोहरदगा के तो बीजेपी से अब की बार चुनावी रण में समीर उरांव है और कांग्रेस से अब की बार उम्मीदवार सुखदेव भगत है। वहीं पलामू सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास आपको पलामू का बता देते हैं। विष्णु दयाल राम बीजेपी से यहां पर जीत गए थे, आरजेडी की ममता भूया को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी के विष्णु दयाल राम अब की बार फिर से चुनावी मैदान में है, वहीं आरजेडी की ममता भूया उनके सामने उन्हें चुनौती दे रही है। सिंहभूम सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी से लक्ष्मण गिरुआ चुनावी रण में थे, उनके सामने गीता कोड़ा कांग्रेस से यहां पर चुनावी रण में थी और गीता कोड़ा यानी कांग्रेस को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो सिंहभूम में अब की बार बीजेपी की उम्मीदवार है गीता कोड़ा और जेएमएम उनको चुनौती देते हुए जेएमएम की उम्मीदवार है जोबा मांझी। चौथी चरण की वोटिंग का महा कवरेज लगातार इंडिया वॉइस पर जारी है।